नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसने भारत को अब तक इतने जख्म और धोखे दिए हैं कि अब वो भारत के भरोसे के काबिल नहीं रह गया है। इसलिए भारत ने भी पाक के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। भारत का साफ कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाता, तब तक पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बात हो पाना संभव नहीं है। और मोदी सरकार इस बार पूरी तरह अपने कड़े रुख पर कायम है, क्योंकि मोदी सरकार के दौरान पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से बखूबी दिया गया है। फिर चाहे वो उरी हमले का जवाब हो या फिर पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक को अंजाम देना, जिससे लग रहा है पाकिस्तान बैकफुट पर आता दिखाई दे रहा है और चाहता है कि केंद्र में लोकसभा इलेक्शन के बाद मोदी सरकार सत्ता में आए। पाक पीएम इमरान खान चाहते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की नहीं बल्कि एनडीए की ही जीत हो और बीजेपी की जीत से पाक पीएम को भारत और पाक के रिश्तों के बीच मधुरता आने की उम्मीद है। इमरान खान ने बीजेपी के खिलाफ लड़ रही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को डरपोक करार दिया है। पाक पीएम इमरान खान के मुताबिक अगर अगली सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनी तो हो सकता है कि वो कई मुद्दों पर बातचीत करने में डरे, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो कश्मीर मुद्दे का समाधान हो सकता है और शांति पर दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो सकती है। पाक पीएम का यह बयान तो चौंकाने वाला था ही, फिर ऊपर से इमरान खान ने एक और बेहद चौंकाने वाली बात कही। वो थी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की प्रतिबद्धता। जिस पाकिस्तान ने आतंक और आतंकियों को पालने पोसने का काम किया हो और वो उन्हीं आतंकियों को ध्वस्त करने में अपनी प्रतिबद्धता दिखाए तो हैरान होना तो लाजमी ही है। लेकिन यकीनन हमें पाकिस्तान के इस रुख से उत्साहित न होते हुए आतंक की अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही कायम रहना है, जिससे सामने वाले के हाथ कभी कुछ न लग सके। संभव है कि भारत से रिश्तों में नहीं आ रहे सुधार के चलते पाकिस्तान को फिर भारत को टेस्ट करने की दिली इच्छा हो रही हो। हालांकि ऐसी कोशिशें वो पहले भी कर चुका है, लेकिन आतंकी गतिविधियों को खत्म करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता में, उनकी कथनी और करनी में काफी फर्क समझा जा सकता है, क्योंकि आज से पहले तक वो पाकिस्तान ने खुद को सिर्फ और सिर्फ पाक साफ ही दिखाया है, लेकिन अपनी असलियत कभी भी ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं पाया और हमेशा इन गतिविधियों में शामिल ही दिखाई दिया, क्योंकि खुद के देश से हो रही आतंकी घटनाओं को पाकिस्तान ने कभी खुले दिल से स्वीकारा भी तो नहीं, हमेशा खुद को पाक साफ बताकर दूसरे को ही दोषी ठहराने का काम किया। लेकिन अब पाक पीएम भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों में सुधार चाहते हैं। हालांकि इतने में भी वो अपनी पुरानी आदत से पीछे नहीं रहे और हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों को सुरक्षित नहीं बताया। पाक पीएम के मुताबिक भारत में मुसलमानों की हालत कुछ ठीक नहीं है। भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। पाक पीएम के मुताबिक कट्टर हिंदुत्व की वजह से अभी काफी दिन से खुश चल रहे मुसलमानों को भारत और जम्मू कश्मीर में डर लगने लगा है। फिर बीजेपी के मैनिफेस्टो में कश्मीर से धारा 35A हटाने के प्रावधान को भी पाक पीएम ने चिंताजनक करार दिया है, लेकिन इसे मात्र एक चुनावी वादा ही बताया है और कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकियों के सभी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे लेकर सरकार को पाकिस्तानी सेना का पूरा समर्थन प्राप्त है। लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तानी सेना का आतंकियों से कुछ लेना देना नहीं है? जो पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता रहा, क्या उसी से निपटने में पाकिस्तान कामयाब हो पाएगा? आखिर पाक पीएम के बदले इस रुख के पीछे की वजह क्या है? पाक पीएम का भारत और बीजेपी सरकार के प्रति प्यार क्यों उमड़ पड़ा है? अचानक भारत से रिश्ते सुधारने के संबंध में क्यों सोचने लगे हैं पाक पीएम? क्यों कांग्रेस को डरपोक और बीजेपी को जिंदा दिल पार्टी मानने लगे हैं पाक पीएम? क्या पाक पीएम इमरान खान सच में चाहते हैं कश्मीर मुद्दे का हल? ये पाक पीएम का मात्र ढकोसला है या फिर पाक ने अपनी गलतियों से कुछ सीख ली है? क्या पाक को भी भारत की जरूरत महसूस हो गई है? क्या पाक को भी नहीं भा रहा चीन का साथ, इसलिए भारत से दोस्ती की आ गई याद? ये कुछ सवाल हैं जो पाक पीएम के बदले बदले तेवरों के बाद जहन में उठने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के सब साथियों, सबसे पहले तो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जो बातें रखी है उस सब के नीचे मैं अपना सिग्नेचर कर देता हूं। और इसलिए रिपीट करने की जरूरत न पड़े।
मैं आज इस इतने बड़े मीडिया का समूह है तो आपका भी और देशवासियों का गत 5 वर्ष में जो सहयोग मिला, समर्थन मिला और ये जन सहयोग का ही कारण है कि हम इस कार्य को सफलतापूर्वक कर पाए और इसके लिए मैं देशवासियों का, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सामान्य रीते ये स्वाभाविक है कि चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल अपनी बात लेकर के आती है, लेकिन राजनाथ जी के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष जी ने जो कमेटी बनाई थी उसने पिछले 2-3 महीने लगातार मेहनत की और एक प्रकार से जन के मन की बात, उनकी आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं को सुनना, समझना और एक डॉक्यूमेंट में भले सब कुछ ना आ जाए लेकिन उसकी मूलभूत बातों को पकड़ करके आगे चलने का ये जो मेहनत की इस टीम ने, मैं इस टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। शायद हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सरकार किन बातों को लेकर के आगे काम करे, जनता को इतनी बड़ी मात्रा में विचार विमर्श हुआ है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है और ये लोकतंत्र का ट्रू स्पिरिट है और उसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। और उसी के आसपास हमारा पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके, इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए और वो है 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हमने देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे, जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे। उसी साथ साथ हम जब इस मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं तो साफ है हमारे मन में वन मिशन, वन डायरेक्शन। हम देश को समृद्ध बनाने के लिए, सामान्य मानवीय के सशक्तिकरण को लेकर के, जन भागीदारी को बढ़ाते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों को महात्म्य देते हुए और सरकार की सबसे बड़ी कसौटी ये नहीं होती है कि आपने क्या किया, सरकार की सबसे बड़ी कसौटी है लास्ट माइल डिलीवरी की। और इसलिए
वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्धारित मंत्र है। उसी प्रकार से हमारे समाज में विविधताएं हैं। भाषा की ये विविधता है, जीवन स्तर की भी विविधता है, शिक्षा में भी विविधता है, जीवन शैली में भी विशेषता है। और इसलिए एक ही डंडे से सबको हाँका नहीं जा सकता, और इसलिए विकास को हमने मल्टी लेयर बनाने की दिशा में इसमें हमने समाहित करने की पूरी कोशिश की है। गांव हो, शहर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, पुरुष हो, महिला हो, नौजवान हो, सीनियर सिटीजन हो, हर एक को एक प्रकार से मल्टी लेयर हमने इसकी सबको एड्रेस करने की कोशिश की है। दूसरा हमने प्रयास किया है मल्टी डायमेंशनल। जैसी जहां आवश्यकता उस प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक ही खांचे में, एक ही सांचे में, एक ही ढांचे में चीजों को समाहित करके हम परिणाम नहीं ला सकते हैं। राजनीति चल सकती है, लेकिन देश नीति चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने मल्टी डायमेंशनल लेवल पे काम करना होता है। उसको हमने इसमें लेने का पूरा प्रयास किया।